नाजरीन, ब्लैक होल्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है? क्या ही हो कि एक इंसान ब्लैक होल में गिर जाए और वहां वो अपने पास्ट के साथ कम्युनिकेट कर सके। 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस फिल्म में एलियन प्लैनेट्स, वर्म होल्स और ब्लैक होल्स को साइंटिफिकली एक्सप्रेस किया गया था, यानी स्पेस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको बहुत क्लियरली बताया गया था। इस फिल्म के आखिर में एक कैरेक्टर ब्लैक होल में गिर जाता है और वहां वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने पास्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरे और वो अपने पास्ट या फ्यूचर के साथ कम्युनिकेट कर सके? तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, आज से तकरीबन 100 साल पहले ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता था और ना ही इसके बारे में कोई जानता था। 1905 में जब पहली बार आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो इस थ्योरी में पहली बार ग्रेविटी, लाइट, स्पीड और टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया गया था। इसी थ्योरी के बाद ये भी डिस्कवर हुआ कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली इस थ्योरी के दो हिस्से हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से टाइम स्लो चलेगा, क्योंकि स्पेसशिप की स्पीड टाइम से बहुत ज़्यादा है। तो इस थ्योरी के मुताबिक स्पेसशिप में बैठे हुए लोगों का टाइम स्लो चलेगा रिलेटिव टू दोज पीपल जो ज़मीन पर हैं। जब तक स्पेसशिप के अंदर होंगे तब तक तो टाइम के स्लो हो जाने का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर वापस पहुंचेंगे तो अंदाज़ा होगा कि दोनों जगहों पर टाइम कितना डिफरेंट चल रहा था। इसे काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। काइनेमैटिक टाइम डायलेशन की डेफिनेशन भी यही बताती है कि जब कोई इंसान या ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से स्पेस में मूव करता है तो क्लॉक का टाइम उसकी स्पीड से स्लो चल रहा होता है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। ये थ्योरी बताती है कि सिर्फ स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है। इसमें आप जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे आपके लिए उतना ही टाइम स्लो चलेगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। इंटरस्टेलर फिल्म में जब कूपर अपने साथियों के साथ एक्वा प्लैनेट पर लैंड करता है तो वहां पर उनके लिए 1 घंटा जमीन पर 7 सालों के बराबर होता है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत करीब होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स उसके टाइम को स्लो कर देती है। नाजरीन, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे मिलती है कि एक स्पेस टाइम की सरफेस को इमेजिन किया जाए, एक स्पेस टाइम के कर्वेचर को इमेजिन किया जाए जिसमें बहुत से प्लैनेट्स को एक तरतीब से रखा हुआ है। इसमें जिस प्लैनेट का मास सबसे ज़्यादा है वो प्लैनेट उसकी स्पेस टाइम की सरफेस को उतना ही ज़्यादा बेंड कर देगा। इसके बेंड होने के बाद इसके नज़दीक के तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा मास और ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे दूसरे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अट्रैक्शन और स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी की वजह से टाइम डायलेशन भी होगी। ग्रेविटी उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की हीट, लाइट और साउंड जैसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है। यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ हीट, साउंड और लाइट को भी अट्रैक्ट करती है। नाजरीन, अगर इस थ्योरी को हम यूनिवर्स पर अप्लाई करें तो पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट को अपने अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स मुकम्मल तौर पर ब्लैक होंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लॉजिक ब्लैक होल्स का भी है। आइंस्टाइन अपनी इस थ्योरी के पब्लिश होने तक अभी सिर्फ थ्योरेटिकली ही एक्सेप्ट करते थे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए लाइट को अपने अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि तब तक तो अभी ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता था। उनके नज़दीक जैसे इन्फिनिटी भी सिर्फ थ्योरेटिकली ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके एग्जिस्टेंस और उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ऐसे ही ये मानना भी मुश्किल था कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लाइट को अपने अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाजरीन, इस थ्योरी की एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये भी है कि लाइट की स्पीड
किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिटाइज करती है। लाजमी नहीं कि हर चीज पर ही ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसकी अपर लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। मिसाल के तौर पर जैसे सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, और अगर हम फर्ज करें कि सूरज एकदम से गायब हो गया है तो इसका भी हमें 8 मिनट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 8 मिनट के बाद ही जमीन पर लाइट की एग्जिस्टेंस खत्म होगी। तो आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक सूरज का जमीन पर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट भी हमें 8 मिनट के बाद ही पता चलेगा। ये सारी डिस्कवरीज के बाद बहुत सारी थ्योरीज के जरिए इन ब्लैक होल्स को लेकर बहुत सी इक्वेशंस को भी सॉल्व किया गया। 1960s के आखिर तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने फाइनली ये कंक्लूड किया कि हाँ, सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी ब्लैक होल्स जैसी चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। नाजरीन, ब्लैक होल सुनने में काफ़ी सेंसेशनल वर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा मिसलीडिंग वर्ड है, जिसे पहली बार 1964 में एक मैगजीन में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 1967 में एक फिजिक्स एक्सपर्ट जॉन व्हीलर के जरिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब ब्लैक होल की बात करें कि ये होता कैसा है, तो ब्लैक होल का मतलब ये नहीं कि वहाँ स्पेस में या स्टार के अंदर वाकई कोई होल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्लैक होल एक्चुअली में स्टार्स से मिलकर बनते हैं। इनके दरमियान में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं। अगर स्टार के लाइफ साइकिल को देखें तो जो बहुत बड़ा स्टार होता है उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और फ्यूल जब खत्म हो जाते हैं तो वो रेड सुपर जायंट बन जाता है। इसका मास और वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होता रहता है और यही सुपर जायंट सुपरनोवा में बदल जाते हैं। इनके बाद एक कोर रह जाता है। अगर वो कोर बहुत छोटा हो जाए तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, और अगर थोड़ा बड़ा रह जाए तो वो ब्लैक होल बन जाता है। यानी एक स्टार का टोटल मास अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कंप्रेस हो जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। मेनली 3 टाइप्स के ब्लैक होल्स हो सकते हैं। पहला होता है स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टार से मिलकर बनते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। दूसरी टाइप है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स, जो साइज में तो एक एटम जितने हो सकते हैं लेकिन वजन में एक पहाड़ जितने बड़े हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरेटिकली ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल कंडीशंस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तीसरी टाइप होती है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये इतने बड़े ब्लैक होल्स होते हैं कि इनका मास 1 मिलियन सन के कंबाइंड मास से भी ज़्यादा होता है। इसका डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा बड़ा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर बड़ी गैलेक्सी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। नाजरीन, ब्लैक होल देखने में ऐसी कोई बॉलनुमा चीज़ नहीं होती कि कोई चीज़ इसके अंदर गिर जाए तो वो उसके अंदर गिरती ही चली जाएगी। यहाँ कोई होल नहीं होता। ब्लैक होल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा गैसेस से भरा हुआ मैटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके गिर्द घूमता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ये तमाम मैटर आग के पार्टिकल्स की तरह तेजी से इसके गिर्द फ्लोट करते हैं और एक ऑरेंज कलर का रिंग फॉर्म होता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतनी तेजी से रब करते हुए मूव करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ग्लो करने लगते हैं। दरअसल ये एक्सरेज होती हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। इन पिक्चर्स में इन रेज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है। 2019 में पहली बार ब्लैक होल्स की रियल फोटोज ली गई। इनमें भी ऑरेंज कलर का यूज करके इनको प्रेजेंट किया गया था। ब्लैक होल की एक लास्ट ऑर्बिट लाइन नजर आएगी जिसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट इसके गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देती है। इस ऑर्बिट लाइन के बाद शुरू होता है ब्लैक होल का बाउंड्री एरिया, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लाइट को भी अपने अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। नाजरीन, ब्लैक होल के इस इवेंट होराइजन के अंदर क्या होगा? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट को सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया है।
ब्लैक होल का ऐसा पॉइंट जहां पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। अगर याद हो तो वीडियो के शुरू में बताया था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जितना ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट स्पेस सरफेस के मैश पर होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस को बेंड कर देगा। ब्लैक होल के सरफेस में ये बेंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनफाइनाइट हो जाती है। चूंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लाइट और टाइम पर भी होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो चलेगा। लेकिन इन ब्लैक होल्स के पास टाइम कितना स्लो चलेगा इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये बातें सारी सिर्फ थ्योरेटिकली ही एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक होल्स के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी था कि ये ब्लैक होल्स अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तमाम मैटर को सक करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूनिवर्स इन ब्लैक होल्स की नज़र हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लैक होल्स अपने एरिया में अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज के गिर्द तमाम प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। नाजरीन, ये थी ब्लैक होल्स की मुकम्मल कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया।